नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो इस क्लास में यानी कि पिछली 3-4 क्लासेज में हमने पढ़ा दिसंबर 2022 का कुछ रिमेनिंग पार्ट और उसके साथ साथ जनवरी 2023 का कंटेंट, जिसमें हमने शुरू के 2 चैप्टर समाप्त किए, जिनमें क्या क्या था, योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान, और इसके बाद रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित स्थल और घटनाएं। आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी इन पिछले 2-3 क्लासेस से लेंदी होने वाली है, जिसका कारण ये है कि जो लोग अब 25 फरवरी को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यानी कि ग्रेड 3 वाला, तो अब एग्ज़ाम उनका एकदम सिर पर है, क्योंकि अब आपका एडमिट कार्ड भी आ चुका है शायद। तो इसलिए इन लोगों की भावनाओं की कदर करते हुए कि जो 10-10 क्वेश्चन करके हम रेगुलर क्लास कर रहे थे, आज की क्लास में एक साथ हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। यानी कि अब ये आज की लास्ट क्लास है जिसमें हम जनवरी 2023 का करंट अफेयर्स समाप्त कर देंगे। तो जो काम हम 3 क्लास में करने वाले थे आगामी, उसको आज ही हम समाप्त करने वाले हैं। यानी कि आज की क्लास में हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे? प्रमुख व्यक्तित्व, उसके अलावा नियुक्तियाँ, किसकी कहाँ नियुक्ति की गई, फिर इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसमें पुरस्कार व सम्मान, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? खेल व खिलाड़ी, और कुछ विविध जो छोटी मोटी चीज़ें हैं 2-4 क्वेश्चन उनको लेकर। कहने का मतलब, अगर रेगुलर हम क्लास करते तो इन कंटेंट पे हमें लगभग 3 क्लास लगती, जिसमें एक में हम करते प्रमुख व्यक्तित्व एवं नियुक्तियाँ, एक में हम करते पुरस्कार सम्मान, और एक में हम करते खेल खिलाड़ी व विविध। हमेशा हमने ऐसे ही किया है, लेकिन इस बार 10-10 क्वेश्चन 3 क्लासेज में करने के बजाय 30 क्वेश्चन आज एक ही क्लास में करेंगे। जिससे क्या होगा, आज ही के दिन आपका जो पूरा करंट अफेयर्स है, यानी कि पिछले 1 साल का, बल्कि 13 महीने का, जनवरी 2022 जहां से हमने शुरुआत की थी और वहां से लेकर अब जनवरी 2023 आपका आज समाप्त हो जाएगा। और एग्जाम में अब जितने भी दिन हैं, बाकी चीज़ों में आप रिवीजन में दे सकते हैं टाइम, या इसी चीज़ को रिवाइज करने के लिए या दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दे सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा मेंटली प्रेशर कम किया जा सके। इसके लिए ऐसा किया जा रहा है। तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। आज हम स्पीड भी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे और क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के बजाय सीधा सीधा जनरल जैसी चीज़ें पूछी जाती हैं उन्हीं पर फोकस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि कैप्टन शिवा चौहान, जिन्हें हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि किसको सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्त किया गया, या ऐसा बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो उनका नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ये नाम याद रखें, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं। कौन सी पोस्ट है इनकी? पोस्ट से यहाँ मतलब है चौकी। किस चौकी पर इनको नियुक्त किया गया है? तो उसका नाम है कुमार पोस्ट। कुमार पोस्ट या कुमार चौकी आप कह सकते हैं। पोस्ट का मतलब यहाँ पद नहीं है, कुमार पोस्ट पर इनको नियुक्त किया गया है। नाम क्या है? शिवा चौहान। और इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध है उदयपुर से। इसमें 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक तो इनका संबंध कहाँ से है, या इनका नाम ही पूछा जाए, कौन सी पहली महिला अधिकारी बनी है जिनको सियाचिन ग्लेशियर में नियुक्त किया गया है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। तो वो है कैप्टन शिवा चौहान। गणित में विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाली वंशिका शर्मा का संबंध किस जिले से है? सीकर, झुंझुनू, चूरू या हनुमानगढ़? तो पहली बात तो ये, वंशिका शर्मा इन्होंने गणित में क्या कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इन्होंने 6 अरब 31 करोड़ 40 लाख 92 हजार और 468, ये जो संख्या है इसका इन्होंने पहाड़ा 42 सेकंड में उल्टा और सीधा दोनों तरह से याद करके सुना दिया। यानी कि इतने बड़े पहाड़े को इन्होंने 42 सेकंड में सुना दिया। तो ये एक विश्व कीर्तिमान है, जो अभी तक ऐसा किसी ने किया नहीं है। हमको ये संख्या याद रखने में दिक्कत हो रही है, जबकि इन्होंने इसका पहाड़ा ही सुना दिया। आपसे भी संख्या नहीं पूछी जाएगी, आपसे केवल ये पूछा जाएगा इन्होंने किस चीज़ में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। तो एक पहाड़े को याद रखने में आप ऐसे सोच सकते हैं, 631 से जो शुरू होगा, यानी कि 6 अरब 31 करोड़ 40 लाख 92 हजार और 468। कैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, पूरी संख्या याद रखने की जरूरत नहीं है। याद ये रखना है कि इन्होंने कोई पहाड़ा याद किया था, काफ़ी लंबा एक पहाड़ा था, उसको उल्टा और सीधा दोनों तरह से 42 सेकंड में सुना दिया। इस काम से इन्होंने विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। और ये कहाँ से हैं? झुंझुनू। और झुंझुनू में भी कहाँ? तो चिड़ावा से इनका संबंध है। क्लियर? मुंबई में आयोजित रेड इंक अवार्ड 2022 फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म समारोह में
निम्नलिखित में से किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये भी पूछा जा सकता है केवल इतना, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, ये जानकारी आपको दी गई है ताकि आप क्वेश्चन के साथ ये चीज भी याद रखें कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो मुंबई में ये समारोह आयोजित हुआ जिसका नाम क्या था, रेड इंक अवार्ड 2022 फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। तो ये अवार्ड किसको दिया गया, इसका आंसर है बी यानी कि ओम गौड़, जो कि किस समूह से यानी कि पत्रकारिता के कौन से समूह से, कौन से समाचार पत्र से संबंधित हैं? तो ये है दैनिक भास्कर जो न्यूज़पेपर है, उसमें ये नेशनल एडिटर है कौन, ओम गौड़। अमेरिका के सिएटल में आयोजित 10वें वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में सम्मानित की गई रूमा देवी किस जिले की निवासी हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर। अब इस क्वेश्चन में एक खेल है बिना बात ही, और वो खेल क्या है कि क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि रूमा देवी किस जिले की निवासी हैं, तब भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। लेकिन पहली लाइन क्यों दी गई है, तो कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा डराने को भी देता है, लेकिन यहाँ मैंने पहली लाइन इसलिए लिखी है ताकि आपको ये जानकारी भी याद रहे कि रूमा देवी को अमेरिका के सिएटल में एक फंक्शन हुआ जिसका नाम क्या था, 10वां वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल, तो इसमें इनको सम्मानित किया गया। नाम है रूमा देवी और संबंध कहाँ से इनका, बाड़मेर, यानी कि बी आंसर आपका सही होगा। भूमिका शुक्ला जिन्हें हाल ही में भारतीय रग्बी टीम में चुना गया है का संबंध किस जिले से है? दो जानकारी ये होगी, भूमिका शुक्ला और किससे संबंध है, रग्बी खेल से इनका संबंध है। जिला पूछा गया है सीकर, भरतपुर, जयपुर या दौसा, तो भूमिका शुक्ला का संबंध है जयपुर से। श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? तो श्री मानगढ़ धाम एक पुरस्कार का नाम है, किसको प्रदान किया गया? ताराचंद मीणा, दुर्गाराम मोवाल, महेंद्र कुमार मीणा या किरण मीणा, तो ये प्रदान किया गया ताराचंद मीणा। कौन है ये? उदयपुर जिला कलेक्टर, तब इनको ये प्रदान किया गया था। बाकी लोग भी जिस संस्था ने ये अवार्ड दिया उसी से ही इन तीनों का भी संबंध है, और वो क्या संबंध है अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि 10वें अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 में वितरित किए गए विभिन्न पुरस्कारों तथा उनके कार्य प्राप्तकर्ताओं का कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें केवल इतनी सी बात है, एक तरफ पुरस्कार का नाम है कि कौन सा पुरस्कार, और एक तरफ उसके जो प्राप्तकर्ता हैं उनका नाम है। अब ये जानकारी आपको बताने के लिए दी गई है ताकि इस तरह से भी आप चीजें याद रखें। कौन सा समारोह था? 10वां समारोह था, किसका? अंचल स्तरीय। अंचल स्तरीय यानी अंचल किसको बोलते हैं? क्षेत्र, किसी खास क्षेत्र की बात हो रही है, तो अंचल स्तरीय जनजाति प्रतिभा सम्मान एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022, इसमें कई सारे अवार्ड वितरित किए गए हैं। तो इसमें ही जो वितरित किया गया था ये अवार्ड भी इसी में दिया गया था। कौन सा? श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार। तो मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसको मिला? तो वो तो मिला ताराचंद मीणा को। अब बाकी के जो पुरस्कार हैं और उनके प्राप्तकर्ता हैं वो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार ये सही है, डॉक्टर किरण मीणा को मिला। श्री वीरवाला कालीबाई पुरस्कार ये मिला राज कलासुआ, ये भी सही है। वीर बालक एकलव्य पुरस्कार ये मिला डॉक्टर सुनील मीणा को, ये भी सही है। और चौथा है नानक भाई भील, ये मील नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है, नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार, तो यही इसका उत्तर है, यानी कि ललित मीणा को नहीं बल्कि किसको मिला है? ये मिला है रणवीर ठोलिया, इनको ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा? नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान सरकार के किस विभाग को इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड प्रदान किया गया? तो इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन अवार्ड किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? पहली बात तो ये किसके द्वारा? तो पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। अब राजस्थान सरकार के एक विभाग को दिया गया, विभाग को क्यों दिया गया उसका भी कारण बताऊंगा। पहले आपको विभाग का उत्तर बताना है, कौन सा? सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ये दिया गया था सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को, DIPR जिसको हम कहते हैं। और इसी विभाग के आधार पर हम हर दिन डिस्कस करते हैं कौन सी हमारी पत्रिका? सुजस
और सुजस की ही मोबाइल ऐप, सुजस ई बुलेटिन, ये सारे जो नवाचार किए गए जनता से जुड़ने के लिए राजस्थान सरकार का ये प्रयास है। तो इस विभाग की इन्हीं सारे नवाचारों के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कार दिया गया। किस सोसाइटी द्वारा या किस संस्था द्वारा? पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा। कौन सा अवार्ड दिया गया? इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। अवार्ड में भी पता चल रहा है कम्युनिकेशन किसका इफेक्टिव है, तो इफेक्टिव गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। तो इस विभाग का कम्युनिकेशन, इसका नाम ही यही है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। तो इसको यह अवार्ड दिया गया सुजस के लिए या विभिन्न कारणों से पब्लिक से जुड़ने के लिए। राजस्थान की किस जन कल्याणकारी योजना के लिए राज्य सरकार को महिला एवं बाल विकास श्रेणी का राष्ट्रीय स्कॉच सिल्वर अवार्ड प्रदान किया गया? अभी स्कॉच सिल्वर, स्कॉच गोल्ड, इस तरह के राजस्थान को कुल 4 अवार्ड मिले हैं। इनमें से एक कैटेगरी आपसे पूछी गई है, कौन सी? जो जन कल्याणकारी योजना में महिला एवं बाल विकास वाली श्रेणी है। आपको ध्यान हो तो शुरू में मैंने आपको एक क्वेश्चन में भी बताया था, राजस्थान को कुल कितने मिले? 4। कौन कौन से? एक तो राजस्थान का जो जन सूचना पोर्टल है, जन कल्याण पोर्टल, एक तो राजस्थान सरकार की जन कल्याण पोर्टल को मिला, कौन सा? स्कॉच गोल्ड। यहां मैं गोल्ड के लिए जी लिख रहा हूं। दूसरा राजकाज पोर्टल, राजकाज पोर्टल को मिला स्कॉच सिल्वर। तीसरा हो गया राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को भी मिला स्कॉच गोल्ड। और चौथा कौन सा हो गया? ये है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, और इसको मिला है स्कॉच सिल्वर। अब आप कहोगे स्कॉच गोल्ड दो को कैसे या स्कॉच सिल्वर दो को कैसे? तो ये श्रेणी का फर्क है। जैसे जन कल्याण पोर्टल और राजकाज पोर्टल, इनको किस कैटेगरी में मिला? इनको मिला गवर्नेंस वाली कैटेगरी में। गवर्नेंस कैटेगरी में गोल्ड मिला जन कल्याण पोर्टल को, और गवर्नेंस कैटेगरी में सिल्वर मिला राजकाज पोर्टल को। और जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, इसको गोल्ड मिला किस श्रेणी में? तो हाउसिंग श्रेणी में। और महिला एवं बाल विकास श्रेणी में किसको गोल्ड और सिल्वर मिला? तो ये मिला इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। क्लियर? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो स्कॉच गोल्ड और सिल्वर वाले अवार्ड हैं, एक बार आप देख के जाएं। पहले भी मैं क्वेश्चन में इसको बता चुका हूं, आज वापस भी रिपीट किया है। विमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा निम्नलिखित में से किसे लीडर ऑफ डिकेड सम्मान प्रदान किया गया? पहले तो किस फोरम द्वारा? विमेन, या कई बार वुमन लिखा होता है, कई बार विमेन लिखा होता है। तो विमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा अवार्ड दिया गया कौन सा? लीडर ऑफ द डिकेड, यानी कि पूरे एक दशक का पुराने का, पिछले एक दशक का लीडर या नेता किसको चुना गया? शकुंतला रावत, अशोक गहलोत, अशोक चांदना या वसुंधरा राजे? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका उत्तर है अशोक चांदना, जो कि खेल एवं युवा मामले के राज्य मंत्री हैं राजस्थान के। क्या है इनके मंत्रालय का नाम? खेल एवं युवा मामले। इसमें क्या है? कैबिनेट मंत्री है? नहीं, ये है राज्य मंत्री, ये स्वतंत्र व्यवहार वाला मंत्रालय। तो इनको दिया गया विमेन इकोनॉमिक फोरम द्वारा लीडर ऑफ डिकेड सम्मान। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा, ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ है, राजस्थान भाषा नहीं, ये है राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसमें 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी। एक तो ये केंद्रीय संस्था है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान कर रही है, नई दिल्ली वाली केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार। दूसरा वर्ष 2022 का पूछा गया है। तीसरा फिर राजस्थानी भाषा के लिए पूछा गया है। साहित्य अकादमी वाला क्वेश्चन आए जब भी तो ध्यान रखें, राजस्थान साहित्य अकादमी है या केंद्रीय साहित्य अकादमी है। वर्ष भी ध्यान से पढ़ें, कई बार एक वर्ष पुराना भी पूछ लिया जाता है, 2021 का पूछा है या 2022 का पूछा है। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कमल रंगा, मदन गोपाल लाढ़ा, बिंदु भट्ट या संजय कौशिक? तो ये प्रदान किया गया कमल रंगा को। कमल रंगा का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध है बीकानेर से। और इनकी कृति किसके लिए दिया गया? तो वो है अखेटू अम्बा। ये इनकी पुस्तक है, इनकी एक नाट्य कृति है अखेटू अम्बा। क्या है ये अखेटू अम्बा? थोड़ी सी इसकी मैं वो बता देता हूँ आपको। अम्बा नाम से आपको अगर याद आता हो तो महाभारत का एक कैरेक्टर है, यानी महाभारत में एक किरदार है अम्बा। महाभारत में जो काशी देश होता है, काशी राज की 3 पुत्रियां होती है, अम्बा, अंबिका और अंबालिका। उनमें जो सबसे बड़ी थी कौन? अम्बा। इन तीनों का हरण किया था किसने? पितामह भीष्म ने। और
शादी कराने के लिए लाए थे कहाँ, हस्तिनापुर, उनके जो भाई थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो अम्बा, अंबिका और अंबालिका में से अम्बा उसके लिए राजी नहीं हुई। अम्बा ने कहा था कि मैं अगर विवाह करूंगी तो फिर भीष्म से ही करूंगी क्योंकि हरण उन्होंने किया है, और भीष्म इसके लिए राजी नहीं थे क्योंकि वो वचनबद्ध थे। कहने का मतलब इसकी जो स्टोरी लाइन है वो किस पर आधारित है, वो महाभारत पर आधारित है। मैं आपको कहानी नहीं सुनाना चाह रहा हूँ, मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ। कई बार विषय वस्तु पूछ ली जाती है कि इनकी जो पुस्तक है अखेटू अम्बा, उसकी विषय वस्तु क्या है, तो उसकी विषय वस्तु है महाभारत, और महाभारत का एक किरदार है अम्बा। ये अम्बा 3 बहनों में से सबसे बड़ी थी। अम्बा, अंबिका और अंबालिका जो थी उनमें सबसे बड़ी थी। फिर जिसने शादी, और यही अम्बा ऐसे कहते हैं ना, बाद में फिर इसने शिखंडी के रूप में दोबारा जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। कौन? ये अम्बा, क्योंकि भीष्म शिखंडी में अम्बा को ही देखते थे और उनका वचन था कि मतलब वो जो नारी है सामने उस पर अस्त्र नहीं उठाएंगे, तो इसी कारण से ये भीष्म की मृत्यु का भी कारण बनी। मरने से पहले इसने कहा था कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनूंगी। वही सारी कहानी है जो इसमें है। किसमें? अखेटू अम्बा। किसके द्वारा लिखा गया? कमल रंगा, जो कहाँ के हैं? बीकानेर। राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कृति के लिए दिया गया? यहाँ ये शब्द इंपॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। अलेखू अम्बा, ओहो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ये अखेटू नहीं है, ये अलेखू है, ये है अलेखू अम्बा। नाम थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, जो इस ऑप्शन है अलेखू अम्बा। तो किस कृति के लिए दिया गया? ये नाम ठीक से याद रखना, कमल रंगा की, अखेटू नहीं, अलेखू अम्बा है। मैंने बाई मिस्टेक गलत लिख दिया है। अब आपसे पूछा गया है राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, बस बीच में एक कीवर्ड है अनुवाद पुरस्कार, निम्नलिखित में से किस कृति के लिए दिया गया? तो अलेखू अम्बा ये तो नहीं है, अखूट तासलो, तो मेरे से ये दोनों नाम मिक्स हो गए थे, अलेखू और अखूट। अखूट तासलो, अखेता पार या मुक्ति, तो ये किस कृति के लिए दिया गया? अनुवाद वाला ये दिया गया है इस कृति के लिए, यानी कि अखूट तासलो। ये कृति किसने लिखी? तो इसके ही ऑप्शन में जो नाम है ना, ये मदन गोपाल लढ़ा, इनके द्वारा लिखी गई ये कृति, और विंदु भट्ट जो है इनके द्वारा ओरिजिनली लिखी गई। कहने का मतलब क्या है, समझाता हूँ। ये अनुवाद के लिए है, तो इन्होंने तो किया अनुवाद, यानी कि जो अखूट तासलो कृति है ये अनुवादित है। ओरिजिनल कौन सी है? ओरिजिनल है ये अखेता पर, ये ओरिजिनल है, गुजराती में लिखी गई, ये गुजराती में मूल कृति, जो किसके द्वारा लिखी गई? बिंदु भट्ट द्वारा। और फिर इसका अनुवाद किया राजस्थानी भाषा में, ये अनुवादित कृति है, और ये किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई मदन गोपाल लढ़ा। और इस कृति के लिए यानी अनुवाद के लिए, तो अनुवादित कृति ये है, इसी के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। राजस्थानी भाषा के लिए किसको मिला? पुरस्कार मिला मदन गोपाल लढ़ा को, लेकिन कृति का नाम क्या है? अखूट तासलो। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो था कमल रंगा, उनकी कृति का नाम अलेखू अम्बा है। क्लियर? राज्य में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रोत्साहन देने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत करने के लिए प्रारंभ किए गए द इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड 2022 का ओवरऑल विनर कौन रहा? तो इस अवार्ड में, ये नया नया शुरू किया है अभी राजस्थान सरकार द्वारा, इस अवार्ड में कुल 8 श्रेणियों में, 8 अलग अलग श्रेणियों में ये अवार्ड दिया गया। उनमें से पूछा गया है कि ओवरऑल विनर कौन रहा? तो ओवरऑल विनर जो रहा उसका नाम है कंकड़वा हवेली, जो कहाँ है? उदयपुर। राज्य सरकार द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है? ये क्वेश्चन बहुत तेजी और पूछे भी जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन में, यानी कि खेल के क्षेत्र में बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, जैसे कि महाराणा प्रताप अवार्ड की राशि बढ़ा दी गई, गुरु वशिष्ठ अवार्ड की राशि बढ़ा दी गई, पहले 1 लाख थी 5 लाख कर दी गई। ऐसे जो पदक विजेता हैं ओलंपिक में, स्वर्ण पदक वाले को 3, रजत वाले को, ये हो गया स्वर्ण को यानी गोल्ड, 2 किसको हो गए? सिल्वर को, और 1 करोड़ किसको? ब्रॉन्ज को। किसकी बात हो रही है? ये ओलंपिक की। लेकिन अगर बात की जाए एशियन गेम और एशियन के साथ साथ राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम,
हाँ, एक और बात बता दूं, अभी बहुत से लोग राष्ट्रमंडल और कॉमनवेल्थ अलग अलग ना समझे, एक ही बात है, इंग्लिश और हिंदी का फर्क है। कॉमनवेल्थ को ही राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं। तो एशियन या कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड जीतेगा उसको कितने रखे गए, सिल्वर वाले को कितने रखे गए और ब्रॉन्ज वाले को कितने रखे गए। तो गोल्ड जीतने वाले को कितने, 1 करोड़ एशियन में, एशियन और कॉमनवेल्थ में। सिल्वर वाले को 60 लाख और लास्ट में बचा ब्रॉन्ज वाले को 30 लाख। ये किस में हो गए, तो ये हो गए एशियन और कॉमनवेल्थ में। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है। एक करोड़ 60 लाख और 30 लाख इसमें एशियन और कॉमनवेल्थ में। स्पोर्ट्स पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह दी जाने वाली पेंशन राशि कितनी है। तो राज्य सरकार की एक योजना है जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन जो है उनको पेंशन शुरू की गई है। स्पोर्ट्स पर्सन में कौन कौन हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं खिलाड़ी और या हो सकते हैं उनके कोच। तो दोनों के लिए योजना है। अब खिलाड़ी ने किस किस खेल में, या तो ओलंपिक में खेला हो या एशियन गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ, 3, या फिर इसके अलावा चौथा कौन सा बचा, या फिर उसने अवार्ड जीता हो खिलाड़ी ने, कौन सा, अर्जुन अवार्ड तब। और कोच है यार, अगर और किसने कौन सा अवार्ड जीता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो वो सभी इस योजना के यानी कि स्पोर्ट्स पेंशन योजना के पात्र होंगे, जिसमें उनकी आयु भी 40 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। जब वो 40 वर्ष की आयु पार कर लेंगे उसके बाद उनको प्रति माह 20,000 रुपये की राशि दी जाएगी। कौन सी योजना, स्पोर्ट्स पेंशन योजना। ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम में या अर्जुन अवार्ड ही हो या द्रोणाचार्य अवार्ड ही हो, 40 साल की उम्र के बाद उनको प्रति माह 20,000 रुपये दिए जाएंगे। कौन सी योजना, स्पोर्ट्स पेंशन योजना। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि कितनी कर दी गई है। अच्छा, एक तो हमने पढ़ा ओलंपिक में स्वर्ण पदक, एक हमने पढ़ा फिर एशियन या कॉमनवेल्थ में। ऐसे ही अगर स्टेट लेवल के गेम हैं तो उनमें स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को कितने रुपए, तो उसमें दिए जाएंगे 1 लाख रुपए गोल्ड के लिए, 50,000 रुपये सिल्वर के लिए और 30,000 रुपये ब्रॉन्ज के लिए, यानी कि स्वर्ण, रजत और कांस्य। निम्नलिखित में से किस खेल को राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। तो कई बार हमने पढ़ा, अच्छा शहरी ओलंपिक का आयोजन स्थगित कर दिया गया है, वो बात अलग है, लेकिन ये चीजें पूछी जा सकती हैं। कुल कितने खेल हैं, तो कुल 7 खेल हैं। इनमें से कौन सा खेल है जो उसमें शामिल नहीं है, वो है हॉकी। इसका मतलब कबड्डी भी शामिल है, बास्केटबॉल भी शामिल है, फुटबॉल भी शामिल है। इसके अलावा और कौन सा, एथलेटिक्स शामिल है, वॉलीबॉल शामिल है और इसके अलावा टेनिस बॉल, क्रिकेट शामिल है। तो जो शामिल नहीं है वो कौन सा है, हॉकी। जालंधर में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2022 प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो 2 जानकारी दी गई, एक तो जालंधर में आयोजित की गई और अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता थी जिसमें राजस्थान पुलिस ने कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो राजस्थान पुलिस ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया। बहुत सारे, कुल राजस्थान पुलिस ने इसमें 14 स्वर्ण जीते, 5 कुछ ट्रॉफियां जीती, 6 रजत जीते, 3 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज जीते। इस तरह से बहुत सारे पदक जीतने के बाद राजस्थान पुलिस में रही पहले स्थान पर। राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या जयपुर। तो जनजाति से संबंधित ही हैं तीनों जिले। तो इनमें से कोई उत्तर होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है, वो है उदयपुर। तो राज्य स्तरीय जो जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता थी 2023 वाली, उसका आयोजन कहाँ हुआ, उदयपुर में। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में आयोजित 41वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो ये जानकारी तो आपको पता चल गई कि आयोजन कहाँ हुआ, तो एसएमएस स्टेडियम जयपुर में। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 41वीं सीनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में। इसमें राजस्थान की पुरुष टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया, दूसरा। तो फिर बात है कि पहला किसने हासिल किया, तो पहला यानी कि विजेता कौन रही इसमें, तो एम्स दिल्ली की टीम यहाँ विजेता रही। सड़सठवीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, कौन सी 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया कहाँ, बीकानेर में।
नीति आयोग के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में राजस्थान को कौन सा ग्रेड प्राप्त हुआ? नीति आयोग वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो राजस्थान को प्राप्त हुआ A+। जयपुर तथा जोधपुर के बाद अब राजस्थान के किस शहर में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी? यानी एक बात तो ये पता चल गई, जयपुर और जोधपुर में तो पहले से ही है, अब किसी तीसरे शहर में भी शुरू की जाने वाली है, और वो शहर कौन सा है? वही जहां पुलिस कमिश्नरेट भी शुरू होने वाली है। तो इन्हीं 3 शहरों में राजस्थान में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है। कौन कौन से? वर्तमान में जयपुर और जोधपुर में है, तीसरा कोटा में शुरू होने वाली है। तो यही जीनोम सीक्वेंसिंग भी होने वाली है शुरू। जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा क्या होती है? जो ह्यूमन जीन होते हैं उनका पैटर्न बताना, कौन सा जीन कैसे जुड़ता है, क्या उसकी सीक्वेंसिंग है, यानी कि जो जीन टेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स जिसे कहते हैं उसका ये अध्ययन है। जेनेटिक्स में जीनोम की सीक्वेंसिंग के अध्ययन करने के लिए एक नई सुविधा कहाँ शुरू होने वाली है? तो वो शुरू होने वाली है कोटा में। पहले से कहाँ है? जयपुर और जोधपुर में पहले से है। विद्युत प्रसारण निगम द्वारा किन 2 132 kV ग्रिड सब स्टेशन को महिला GSS यानी कि महिला ग्रिड सब स्टेशन बनाया गया है? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि 132 kV की जो ग्रिड सब स्टेशन है उनमें से 2 ग्रिड सब स्टेशन यानी कि GSS ऐसे हैं जिनको महिला GSS यानी कि वहाँ महिला ही होंगी वो बनाया गया है। अब आपसे पूछा गया है ऑप्शन कि अलवर व सीकर, कोटा व चित्तौड़गढ़, जयपुर व जोधपुर या फिर अजमेर व झुंझुनू। तो यही इसका उत्तर है कि अजमेर व झुंझुनू जो ग्रिड सब स्टेशन यानी कि GSS है 132 kV वाले, उनको महिला GSS बनाया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के वार्षिक सत्यापन के लिए राज SSP नामक मोबाइल ऐप किस संस्था, ये संख्या नहीं कि किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? अभी अभी हमने सुजस वाली क्लासेस में भी पढ़ा था कि राज SSP जो मोबाइल ऐप है वो लॉन्च की गई है, और ये किस संस्था द्वारा बनाई गई है? तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं NIC, जन आधार अथॉरिटी या उपयुक्त सभी। तो इन सभी ने मिलकर ये ऐप डेवलप किया है। अभी ये कल या परसों की हमने सुजस वाली क्लास में भी ये पढ़ा था कि राज SSP जो ऐप है वो लॉन्च हो चुकी है। तो एकदम लेटेस्ट ये चीज़ है। किसने इसमें सहयोग किया? तो ये तीनों मिलकर ऐप डेवलपर रहे हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने की संख्या के आधार पर राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? यानी कि कितने युवाओं को किस राज्य ने कितना ज़्यादा कौशल दिया या उनका स्किल डेवलपमेंट किया? तो राजस्थान इस आधार पर रहा 5वें नंबर पर। स्वदेशी तकनीक से निर्मित हल्के लड़ाकू विमान जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बोलते हैं कई बार, या लाइट कॉम्बैट व्हीकल भी बोलते हैं। तो हल्के लड़ाकू विमान प्रचंड की पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की गई है? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? हल्के लड़ाकू विमान और इसका नाम क्या है? प्रचंड। पहली बात तो यही चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रचंड क्या है? प्रचंड एक हल्का लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। तो इसकी पहली स्क्वाड्रन कहाँ तैनात की गई है? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर या बीकानेर? तो ये तैनात की गई है राजस्थान के जोधपुर में। देश का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चंबल, माही, बनास या परवन? देश का सबसे बड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो चंबल, और कहाँ? कोटा में। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? कृति भारती, सत्यनारायण चौधरी, मनोज चौधरी या छाया चौबीसा? तो ये प्रदान किया गया है कृति भारती, जो ये एक सोशल वर्कर हैं, चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए काम किया है इन्होंने। तो इनको ये अवार्ड दिया गया ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? पुलिस आधुनिकीकरण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो इसमें अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष के पद का नाम लिखा गया है। तो यहाँ ये तीनों ऑप्शन कॉमन है, यानी कि अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, तीनों में है। केवल इनका विभाग अलग है, गृह विभाग के या वित्त के या आयोजना विभाग के। तो इसका उत्तर है गृह विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव होंगे या प्रमुख सचिव होंगे उन्हीं को
जो पुलिस आधुनिकीकरण हेतु जो कमेटी गठित की गई है उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। वैसे भी आपको पता होगा जो पुलिस है वो गृह विभाग के अधीन ही आती है, वित्त या योजना से पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो गृह विभाग के ही अतिरिक्त मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव होंगे वो इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। बाकी ये तीनों भी इस कमेटी में शामिल रहेंगे, लेकिन ये इसके क्या होंगे, सदस्य। तो यहाँ ये तो समाप्त हो गई जो हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन थे। अब जैसा हमारा पैटर्न है पुरानी एक क्लास रिवाइज करने का, तो ये 61 नंबर वाली क्लास है, 60 वाली एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या था, वीवॉक्स इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक कंप्यूटर स्किल में राजस्थान कौन से स्थान पर है, तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पर है। इसी रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है, तो दूसरा कथन सही नहीं था, यानी कि इंटर्नशिप चाहने वालों की पसंद में राजस्थान देश में चौथे नहीं बल्कि दूसरे स्थान पर है। रोजगार पाने की काबिलियत रखने वालों की सूची में राजस्थान 5वें स्थान पर है। देश में रोजगार योग सर्वाधिक महिला राजस्थान में है, और देश में रोजगार योग सबसे कम पुरुष राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन क्या था, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है, तो ये जोधपुर में किया जाएगा 20 से 22 मार्च 2023 को। खिलाड़ियों की चोट के इलाज और उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो जयपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। इसके अलावा मैंने एक और बताया, जयपुर के SMS स्टेडियम में और उदयपुर के खेलगांव स्टेडियम जो है वहाँ सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक भी बनाया जाएगा। और इसके लिए यानी कि स्पोर्ट इंजरी सेंटर की स्थापना के लिए किसके साथ MOU किया गया, तो जयपुर डॉक्टर्स वेलफेयर सोसाइटी के साथ। राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार पन्ना धाय का पैनोरमा कहां बनाया जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, ध्यान इसलिए क्योंकि मैंने इसमें जो एक ऑप्शन ये राजसमंद डाल दिया, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि राजसमंद के कमेरी में भी पन्ना धाय का पैनोरमा है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं ऐसे लिख देता कि हाल ही में, या कोई डेट देके लिख दूं, या लिख दूं मैं 2022 या 23 ऐसा कुछ, तब तो सही है क्वेश्चन। लेकिन राजसमंद के कमेरी में पहले से पन्ना धाय का एक पैनोरमा है। अब ये क्या चक्कर है, अभी अभी जो सरकार ने घोषणा की है वो चित्तौड़गढ़ में बनाने की है। चित्तौड़गढ़ के पांडोली जो गांव है वहां बनाने की घोषणा की है। इन दोनों में क्या है, एक मैं थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ। पांडोली जो है वो पन्ना धाय का पैतृक गांव है, मतलब वहां उनका जन्म हुआ, वो उनके पिता का घर है पांडोली। कमेरी जो है राजसमंद का कमेरी, ये इनकी ससुराल है, मतलब ये इनका पैतृक गांव है जहां उनका जन्म हुआ और ये इनकी ससुराल है। तो वर्तमान में जो इनका है पैनोरमा वो कमेरी में पहले बनाया जा चुका है, लेकिन अब सरकार ने एक और घोषणा की है, जो इनका पैतृक गांव है चित्तौड़गढ़ में पांडोली, वहां भी इनका पैनोरमा बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन का उत्तर एक तरह से सही भी है और एक तरह से थोड़ा सा विवादास्पद भी है। इस ऑप्शन की वजह से थोड़ा विवादित हो गया, तो आप इस चीज को थोड़ा सा कंसीडर रखें, ध्यान रखें। पहले से कमेरी में है और अभी घोषणा की गई है पांडोली में बनाने की। हाल ही में राजस्थान के किन शहरों में 5G इंटरनेट सेवा लॉन्च की गई है, तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G इंटरनेट सेवा 7 जनवरी 2023 को रिलायंस जियो द्वारा लॉन्च की गई। इससे पहले सांकेतिक शुभारंभ हो चुका था राजसमंद में। प्रदेश का पहला डिजिटल प्लेनेटोरियम कहां बनाया जाएगा, तो कोटा के ऑक्सीजन पार्क में। BSF डेजर्ट थीम पार्क निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर बनाया जाएगा, तो जैसलमेर की सम तहसील में। प्रदेश का पहला सोलर लिफ्ट प्लांट कौन सी नदी पर बनाया जाएगा, तो सोलर लिफ्ट प्लांट मेज नदी। अच्छा, आप में से किसी ने कमेंट में कहा कि परवन पर, परवन नहीं है, मेज नदी पर ही बनाया जाएगा। नहीं, उन्होंने ये बोला था कि रामगढ़ विषधारी से परवन नदी गुजरती है, तो परवन नहीं, मेज ही गुजरती है। अच्छा, रामगढ़ विस्तारी में फिर से किसी ने पूछा था कि ये सेकंड है, फर्स्ट रणथंभौर है, तो फर्स्ट रणथंभौर नहीं है, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा यही है रामगढ़ विषधारी। प्रदेश का पहला सैटेलाइट रेलवे स्टेशन कहां बनाया जाएगा, तो ये बनाया जा रहा है जयपुर के खातीपुरा में। प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहां बनाया जा रहा है, तो ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में यानी कि उदयपुर में प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। तो अब समाप्त हो गई आपकी कल की, आज की और पूरे साल की सभी क्लासेज, यानी जनवरी से जनवरी, यानी कि 2022 से 2023 सारी क्लासेज जब हमने समाप्त कर ली है, यानी कि करंट अफेयर्स का जो काम था वो आज तक ही आपका था। अब आप इसी को बार बार रिवाइज करें, लेकिन अभी भी एक काम बचा हुआ है। देखा जाए तो वैसे पेंडिंग नहीं है, फिर भी आप लोगों ने भी कहा और हम भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर कर पाएँ। और वो जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, वो बचा हुआ है एक मैराथन, और उस मैराथन में हम क्या कोशिश कर रहे हैं, MCQ फॉर्मेट।
अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको, वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है इसमें कुछ बहुत नया आने वाला है। इसमें हम जो पढ़ाएंगे वो सब हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं। देखते हैं कैसे। यहाँ से यहाँ तक कि जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक हमने आज 61 क्लासेज कंप्लीट की, यानी कि 61 क्लास में हमने 13 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हम कर चुके हैं। इन 61 क्लासेज में जितने क्वेश्चन आए थे, अभी 56 या 57 क्लास से पहले तक के जितने क्वेश्चन थे, यानी कि कुल 595 कुछ MCQ थे, उनकी हम PDF भी टेलीग्राम पे डाल चुके हैं। उसकी एक आपको वार्षिकांक के रूप में कंटेंट भी, उसकी कॉपी भी मिल चुकी होगी। तो यानी कि अभी तक हमने क्या किया, 61 क्लासेज में तो MCQ पूरे किए। इसके अलावा सुजस वाली क्लास आप रेगुलर देख रहे होंगे, और यदि नहीं भी देख रहे हैं तो फिर हमने एक मैराथन भी की थी। और ये मैराथन किसके लिए, जब सेकंड ग्रेड वाला एग्जाम था तब 1 लाइनर फॉर्मेट में हमने ये मैराथन कंप्लीट की थी, जिसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स था। ये वाली थी मैराथन 1 लाइनर में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है राजस्थान करंट में, जनवरी 2022 से 2023 तक MCQ के फॉर्मेट में सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। कुल 61 क्लासेज हो चुकी हैं, प्लस एक मैराथन 1 लाइनर फॉर्मेट में हम कर चुके हैं, प्लस एक फ्लैगशिप वाली क्लास भी हम कर चुके हैं, जिसमें राज्य सरकार की सभी योजनाएं, फ्लैगशिप प्लस जन कल्याणकारी। अब वहाँ थंबनेल में जरूर लिखा हुआ है 60, लेकिन वो 60 से भी ज़्यादा हैं, लगभग 90 प्लस कुछ जन कल्याणकारी और 33 फ्लैगशिप योजनाएं। उस वाली क्लास में कुल हमने लगभग 126 योजनाएं पढ़ी थी। तो अभी तक इतना सब कुछ हम कर चुके हैं। तो अगर आपके पास और ज़्यादा समय नहीं है तो आप इसी चीज़ को ही रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको भी रिवाइज कर लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी एग्जाम का टाइम है और आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता, तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक मैराथन लाएं और वो हो MCQ वाली फॉर्मेट में, जिसमें क्या किया जाए कि कुछ सेलेक्टिव जो क्वेश्चन है जिनकी संभावना है, साथ ही सेलेक्टिव कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि भाई इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ग्रामीण ओलंपिक वगैरह, या जैसे बताया जम्बूरी का क्वेश्चन, या इस तरह की कुछ चीज़ें जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो सकता है यहाँ से पूछा जाए। तो इस वाली क्लास में इसको हम बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ सिलेक्टिव टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं एग्जाम में जाने से पहले, कोशिश हम वही करेंगे। इस फॉर्मेट में जल्दी से जल्दी एक क्लास आपके लिए लाई जाए। तो जब तक ये आए उससे पहले आप ये सारी चीज़ें रिवाइज करके रखें, इनको बार बार पढ़ते रहें। तो यहाँ समाप्त होता है उन लोगों के लिए जो कि 25 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका करंट अफेयर्स एक तरह से यहाँ समाप्त हो रहा है। और बाकी जो लोग हैं जो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान से संबंधित हैं, तो उनका लगातार चलता ही रहेगा, आगे फिर मिलते रहेंगे। तो समाप्त करते हैं आज की क्लास यहाँ। आप मिलते हैं सुजस वाली क्लास में, और या फिर उसके बाद मैराथन वाली क्लास में। धन्यवाद।